हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस टेक। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस 2025-26 के अकॉर्डिंग इसका कंटेंट डिज़ाइन किया गया है और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम के छात्र भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मैंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैंने वो शब्द का उपयोग किया है जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू सक्सेस टेक। तो जब बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बारिश आती है, धूप आती है, हवा तेज चलती है, हवा धीरे चलती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, आपको गर्मी लगती है, पसीने ज़्यादा चलते हैं। दीज ऑल फिनोमिनाज आर ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज। आप पौधे को गमले में उगाते हो छत के ऊपर, वो क्या है, एक जोग्राफिकल फिनोमिना की वजह से वो पौधा जो है वो उगता है। ठीक है। सो हम पढ़ेंगे कि क्यों ज्योग्राफी हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों ज्योग्राफी को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और ज्योग्राफी में किन तरहों के अप्रोचेस का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाई स्टडी ज्योग्राफी, मीन्स हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। सो ज्योग्राफी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं और हम अपनी सराउंडिंग, अपने चारों तरफ की चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं एज अ ह्यूमन। मैं लैंड से भी अफेक्टेड हूँ, वाटर से भी अफेक्टेड हूँ, क्लाइमेट से भी अफेक्टेड हूँ। तो ज्योग्राफी हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे चारों तरफ का क्षेत्र कैसा है और समय के हिसाब से, टाइम इसलिए लिखा गया है कि समय के हिसाब से उन क्षेत्र में कैसे बदलाव आए, उन स्पेसेस में कैसे कैसे चेंजेस आए। और ज्योग्राफी और क्या हेल्प करता है, फाइंड द कॉज ऑफ चेंज इन नेचर एंड सोसाइटी। मीन्स नेचर में, हमारे प्रकृति में चारों तरफ जो चेंजेस हुए हैं, हमारे सोसाइटी में नेचर की वजह से जो चेंजेस हुए हैं, इन सबको स्टडी करने में हेल्प करता है। और हमें क्या बताता है, मैप बताता है कि मैप को स्टडी कैसे करना है। भारत का मानचित्र हो चाहे देश का मानचित्र हो, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, कहाँ देख के कैसे पता चलता है कौन सा माउंटेन है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे पठार है। तो ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज किससे मिलती है, ज्योग्राफी से मिलती है। सैटेलाइट जो डेटा देता है कि अर्थ पे ये चीज़ें यहाँ यहाँ बिखरी हुई है, तो ऐसे किसी डेटा को स्टडी करने में ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो काम आती है। सो अब बहुत ही कॉमन सवाल जो यहाँ पे आता है दिमाग में वो ये है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। सो ज्योग्राफी, पहली बात तो ज्योग्राफी का टर्म किसने दिया, ज्योग्राफी का टर्म किसने दिया, एराथोस्थेनीस ने दिया, एराथोस्थेनीस ने। ठीक है। सो टर्म ओरिजिन कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है अर्थ, एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। मीन्स ये ऐसे आपका ज्योग्राफी, जियो प्लस में ये आ गया ग्राफी। ठीक है। जियो का मतलब हो गया अर्थ, अर्थ प्लस डिस्क्रिप्शन, मतलब कि अर्थ के बारे में सारी चर्चाएं, अर्थ को जानना, हमारी पृथ्वी की सारी चीजों के बारे में जानना, डेट इज ज्योग्राफी। स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया है, स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी को ऐसे डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। सो जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, सो इट डजंट ओनली लिमिट्स टू कि हमें सिर्फ पेड़ पौधे पढ़ने हैं, हमें सिर्फ वेदर पढ़ना है या हमें कोई और चीज़ें पढ़नी है, नहीं। सिर्फ पत्थर पढ़ने हैं, पहाड़ पढ़ने हैं, प्लेट्यू पढ़ने, सिर्फ इनसे नहीं। अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के निवास के रूप में, मीन्स हम जो ह्यूमंस इन सब सराउंडिंग्स के साथ जो रहते हैं उसे मिल के पढ़ना है। मीन्स ह्यूमन और नेचर दोनों का इंटरेक्शन, ह्यूमन नेचर को कैसे प्रभावित कर रहा है, नेचर ह्यूमन को कैसे प्रभावित कर रहा है, और नेचर और ह्यूमन आपस में को एग्जिस्ट कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, ज्योग्राफी के अंदर पढ़नी होती है। सो इट इंक्लूड्स क्या आता है, बोथ नेचुरल मीन्स माउंटेन रिवर डेजर्ट एंड कल्चरल विलेज रोड्स सिटीज फीचर्स, मतलब ऐसी चीजें जो एक नेचर ने बनाई है, जैसे माउंटेन रिवर्स डेजर्ट,
और ऐसी चीजें जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, जैसे रोड्स, सिटीज में माउंटेन्स, सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ये सारी चीजें होंगी जो मानव निर्मित चीजें हैं और जो नेचुरल निर्मित चीजें हैं, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें कौन बताता है? ज्योग्राफी बताता है। और ज्योग्राफी की डेफिनेशन में ये दोनों चीजें आती है। सो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप सीधा कहोगे ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके बाद नीचे दो स्कॉलर का दे रखा है व्हाट इज ज्योग्राफी। ओके, सो इसमें आप देखिए, इसमें दे रखा है ज्योग्राफी is concerned with the description and explanation of the aerial diffraction of the earth's surface। ये रिकार्ड हार्टशॉन ऐसा बोलते हैं। और एक डेफिनेशन हेटनर की दे रखी है कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस। अब मतलब क्या है, देखिए पहला जो डेफिनेशन रिकार्ड हार्टशॉन का है उसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन क्या है? ये एरियल डिफरेंशिएशन मीन्स होता है किसी भी एरियाज को पढ़ना कि उस एरियाज में क्या क्या नेचुरल चीजें हैं, क्या क्या ह्यूमन मेड चीजें, और कैसे वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन। ज्योग्राफी स्टडीज, अब अगर हेटनर की बात करेंगे, कहते हैं स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हेटनर का ये कहना है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ज्योग्राफिकल चीजें जो प्रेजेंट हैं, जो नेचर ने बनाई है, या कोई भी ऐसा फिनोमिना जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अर्थ पे फैला हुआ है, उसको स्टडी करना, दैट इज, ये हेटनर की डेफिनेशन है। सो अगर मैं इन दोनों की डेफिनेशन को सिंगल करके बताऊं कि ज्योग्राफी क्या है, तो मैं ये दोनों को एक साथ लेके बोलूंगा। मैं कैसे कहूंगा कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्टडी और वेयर वी कैन स्टडी द description and explanation of the areal differentiation and phenomena of the places, of the related places in different parts which we come across the earth's surfaces। हम ऐसे ज्योग्राफी को एक लाइन में दोनों को मिला के बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक एरिया में देखते हैं कि उस एरिया में टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजेस आए, कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, आज ये था, कल वो बना, परसों वो बना, कुछ सालों बाद वो बना, कुछ सालों बाद वो बना, डेट इज एरियल डिफरेंशिएशन। एंड जब हम बात करते हैं कि माउंटेन है, एक माउंटेन यहाँ पर है, एक माउंटेन किसी और जगह पर है, एक माउंटेन किसी और कॉन्टिनेंट में, जब हम ऐसी बातें करते हैं कि पूरे पृथ्वी को एज अ होल करके जब हम बात करते हैं और तब हम किसी फिनोमिना को पढ़ते हैं, तब वो हेटनर का कहना है, ज्योग्राफी का कहना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेचर ऑफ ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी का नेचर क्या है? ज्योग्राफी ये बताता है कि एक्सप्लेन्स स्पेशियल फिनोमिना, क्षेत्रीय घटनाओं को, स्पेस के फिनोमिना को बताता है, मीन्स एक एरियाज में पर्टिकुलर क्या क्या हो रहा है वो बताता है। हाउ थिंग्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कॉल्ड एरियल डिफरेंशिएशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बताता है ज्योग्राफी के अंदर। फिर क्या है? ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की। मीन्स मैं, एक ह्यूमन जो है, मानव जो है, वो नेचर के साथ कंप्लीटली घुल मिल के कैसे आपस में रह रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ज्योग्राफी जो है वो उससे वास्ता रखता है, उससे कंसर्न रखता है और उसकी वो स्टडी करता है, वही उसका नेचर है। एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन, ज्योग्राफी स्टडी स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशियल इंटीग्रेशन। आगे जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे पढ़ेंगे, मैं हर किसी का आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा। ये सब अभी वो चीजें हैं जो आपको, अगर क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में लिखना, तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपको व्हाट इज ज्योग्राफी का, तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। ये उस तरह से नोट सारे बनाए गए हैं क्वेश्चन वाइज, बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी चीज को, जैसे अगर आपको समझना है, मान लीजिए हम एग्जांपल से किसी चीज को समझते हैं यहाँ पे, तो क्या है कि व्हाई डू क्रॉप्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, है ना। एक छोटा सा सवाल कि यहाँ पे कहीं पे मक्का होता है, कहीं पे गन्ना होता है, कहीं पे गेहूं होता है, कहीं पे बनाना होता है, कहीं पे आम होता है, कहीं लीची ज्यादा होती है।
या कहीं किसी और तरह का अनाज, मोटा अनाज कहीं ज्यादा होता है, कहीं कॉटन ज्यादा होता है। तो ये जो हर एक रीजन में जो वेरिएशन हो रहा है अलग अलग, ये क्यों हो रहा है, वाई? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। सो इन सब चीजों की वजह से ये क्या है, रीजन टू रीजन क्रॉप्स वेरी कर रहा है। तो इस तरह की स्टडी किस में आती है? ज्योग्राफी में आती है। सो ज्योग्राफी मेनली दो तरह के क्वेश्चन हमसे पूछती है, डिस्क्राइब व्हाट इज वेयर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज देयर। मीन्स सपोज अगर माउंटेन है इंडिया में, तो माउंटेन यहां पर है, और माउंटेन कहां पर है? पहले तो व्हाट इज वेयर, व्हाट क्या, सो माउंटेन, माउंटेन कहाँ क्या है? माउंटेन है। एक ज्योग्राफिकल फीचर को मैंने लिया कि एक ज्योग्राफिकल फीचर सपोज क्या, तो मैंने माउंटेन लिया। अब वेयर यानी कहाँ है, तो सपोज बात की मैंने हिमालय की, तो इंडिया के पास है या नेपाल में है, ऐसे कहेंगे। इसी तरह हिमालय जैसी और माउंटेन कहाँ कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में? सो इसका आंसर व्हाट इज वेयर। या मैं अगर प्लेट्यू की बात करूं, पठार की बात करूं कि डेक्कन प्लेट्यू है, इंडिया में है, तो डेक्कन प्लेट्यू जैसा प्लेट्यू और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है? सो ये क्या मिल रहा है? व्हाट इज वेयर, इसको डिस्क्राइब करना। वेयर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को बताना कि कोई भी एक भौगोलिक संरचना जो है, कोई भी एक जो फिजिकल फीचर है, वो कैसे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में, वो थ्रू आउट द अर्थ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर एक्सप्लेन व्हाई इट इज देयर। अब अगर वो है तो वहां क्यों है, यानी ऐसे क्या क्या फिनोमिना हुए, ऐसे क्या क्या प्रोसेसेस हुए जिससे पर्टिकुलर माउंटेन जो है वो वहां पे आया, या प्लेट्यू जो है वहां पे बना, या कोई क्रॉप जो है वो उस रीजन में होता है, उसका रीजन क्या है। सो कोई भी एक ज्योग्राफिकल फीचर को हम लेंगे, उसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे वो कहाँ कहाँ पर है, और फिर हम देखेंगे कि वो वहां पर क्यों है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? ज्योग्राफी के अंदर आ जाती है। आगे चलते हैं, ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने पहले बात करी थी कि ज्योग्राफी क्या बताता है, ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप को बताता है। सो यहाँ पे पॉइंट है, जैसे ह्यूमन आर फुली डिपेंडेंट ऑन नेचर मीटिंग देयर नेसेसिटी। बिल्कुल, हम लोग क्या है, पूरी तरह क्या है, नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर से हमें क्या मिलते हैं? फूड मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, हमें सब नेचर से मिलता है। सो हम पूरी तरह क्या है, डिपेंडेंट है। किन चीजों के लिए? अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए चाहिए, फूड हमारे पेट भरने के लिए चाहिए। तो ये जो सारी चीजें जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, एक मानव के जिंदा रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए पृथ्वी पर, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, और हम उसके क्या है, पूरी तरह उस पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट है। नाउ थ्रू टेक्नोलॉजी we have created new possibilities, that is एयर कंडीशन, फार्मिंग इन डेजर्ट्स। सो क्या है, हमने क्या किया, बहुत सारा हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी हम लेकर आए। उस टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी से हमने एसी बनाया, गर्मी लग रही है एसी चलाते हैं, हमें मस्त ठंडी हवा मिलती है। यानी हमने नेचर ने हमें क्या दिया, नेचर ने हमें गर्मी का मौसम दिया कि आपको इस वक्त गर्मी लगेगी। टेक्नोलॉजी के आधार पर आपने उससे बचने के लिए एयर कंडीशन बनाया। उसी तरह आपने क्या किया, डेजर्ट का एक अपना नेचर है कि उसमें फार्मिंग नहीं हो सकती है, अगर होगी तो किसी पर्टिकुलर बहुत ही लोकलाइज्ड कम एरिया में, बहुत छोटे से जगह पे होगी, जिसको ओएसिस कहा जाता है। बट ह्यूमन ने क्या किया, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और भी बहुत सारा के तकनीक को इस्तेमाल करके वहां पे फार्मिंग स्टार्ट करी। सो क्या कर रहा है ह्यूमन जो है, वो नेचर को प्रभावित कर रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी या थ्रू अदर मेथड्स एंड मीडियम, जिससे कि वो अपनी तरह की सुविधाओं को लेकर आता है नेचर के विरुद्ध। ओके, सो आगे चलते हैं। सो ऐसा करने से क्या होता है, इन डूइंग सो टू थिंग्स हैपन, दो चीजें अब इससे सामने आई। पहला, ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस। देखिए क्या है लिखा हुआ है, बिल्कुल। ह्यूमनाइज्ड नेचर क्या है, मीन्स नेचर दैट हैज बीन चेंज्ड, मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड। ऐसा नेचर जो कि क्या है, चेंज्ड, मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर नीड्स। यानी ह्यूमन ने क्या किया है, नेचर को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया है। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट को कट करके शहर बना लिए हैं, है ना। रिवर पे क्या कर लिया है, डैम बना लिया है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पे बनी हुई है। डेजर्ट्स को क्या कर दिया है, वहां पे ग्रीन फार्मलैंड्स बना दिए हैं, वहां पे इरिगेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि
राजस्थान में है। इसी तरह उसने कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी बना लिए हैं, जैसे कि एग्जांपल है हुसैन सागर इन हैदराबाद, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। यानी ह्यूमंस ने ये सारे जो चेंजेस किए हैं बेसिकली नेचर को अल्टर किए हैं, उसको चेंज किए हैं, किससे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से और अपने अलग अलग मेथड्स और एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमनाइज्ड नेचर, डेट हिंदी में मानवीकृत प्रकृति। मतलब नेचर यहाँ पर कैसा है? ह्यूमनाइज्ड है, मानव के द्वारा प्रभावित नेचर है। फॉरेस्ट को कट करके वहां पर सिटीज बना लिया गया। नेचर क्या कह रहा था? नेचर कह रहा था कि यहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया? उसको कट करके वहां पे सिटी बनाया। यानी अब जो उस जगह की जो अपनी प्रकृति है वो बदल गई है। किसके थ्रू बदली है? मानव के थ्रू बदली है। इसलिए उसको कहेंगे ह्यूमनाइज्ड नेचर, मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ एक तरीके का नेचर, जो क्या है? चेंज कर दिया गया है, जो नेचर को मॉडिफाई कर दिया गया है, कंट्रोल किया जाता है नेचर को, किस लिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसी तरह व्हेन वी कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सो ह्यूमनाइज्ड नेचर। ह्यूमनाइज्ड नेचर क्या कहता है? मीन्स नेचर दैट हैज बीन चेंज्ड, मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर नीड्स। अगला क्या है? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन क्या बोलता है? कि ह्यूमन हु अडेप्ट देयर लाइफस्टाइल टू नेचर एंड इट्स लिमिटेशंस। ये कौन बोलता है? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल देख लीजिए कि पीपल जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे राजस्थान में, है ना। स्नोई एरियाज में क्या करते हैं? स्लोपिंग रूफ बना लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में। ट्राइब्स जो होते हैं, जनजाति जो होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो फ्रूट, हर्ब्स और हंटिंग पे डिपेंड करके खाते हैं, अपना जीवन निर्वाहते हैं। अर्ली ह्यूमंस, पुराने जो ह्यूमन थे कैसे थे? वो केव्स में रहते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। सो ये क्या दिखाता है? ये जो चीजें हैं ये दिखाती है आपको कि कैसे नेचर ने ह्यूमन को अफेक्ट किया है। यानी नेचर ने गर्मी दी, बहुत गर्मी दी, तो ह्यूमन ने क्या किया? कॉटन का क्लोथ्स लेकर आया। किस लिए? वो नेचर की वजह से लेके आया, क्योंकि नेचर इतनी गर्मी दिया कि उसको वो कॉटन का क्लोथ्स उस मौसम में उसको पहनना है। नेचर ने इतनी ठंड दी कि उससे उसको अपने लिए ऊल का क्लोथ्स पहनना है। इसीलिए पहाड़ों में घर के जो छत हैं वो कैसे हैं? स्लोपिंग रूप से, जिससे कि बारिश का पानी उस पर नहीं अटके और बह जाए, ठीक है। तो ये क्या है? ये नेचर, वो बारिश को नहीं बदल सकते थे पहाड़ों पे, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को ऐसे मॉडिफाई किया नेचर के अकॉर्डिंग। दैट इज नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, मीन्स प्रकृति के द्वारा मानव ने अपने में जो चेंजेस किए हैं, दैट इज नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। और मानव ने प्रकृति को जो चेंज किया है, दैट इज ह्यूमनाइज्ड नेचर। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तीन मेन क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट, क्या क्या है? आइडेंटिफाइंग पैटर्न ऑफ फीचर नेचुरल एंड कल्चर, वेयर लोकेटिंग दोज फीचर। आपको मैंने पहले बता दिया ये वही चीजें हैं। पहले तो क्या? पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि नेचुरल और कल्चरल चीजों का। हमने आइडेंटिफाई किया कि पहाड़, हमने आइडेंटिफाई किया नदियों को, हमने आइडेंटिफाई किया ओशन को, हमने आइडेंटिफाई किया प्लेट्यूज को, हमने आइडेंटिफाई किया प्लेन्स को, हमने आइडेंटिफाई किया किसी क्रॉप को। डेट इज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किन किन चीजों को? ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सारी क्या है? ये सारी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, भौगोलिक ये सब संरचनाएं हैं। हमने इसको पहले आइडेंटिफाई किया, तो ये व्हाट हो गया। वेयर, अब हमने देखा सेकेंड स्टेप में कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो सबसे पहला हमें देखेंगे कि भाई माउंटेन यहाँ पे हिमालय का मिलता है, कहीं एंडस अमेरिका में, कहीं रॉकीज माउंटेन है, कहीं एल्प्स माउंटेन यूरोप में मिलता है। इस तरह के हम बहुत सारे, मैंने किया डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, कहाँ कहाँ फैला है। ये क्या है? वेयर का आंसर। वाई, एक्सप्लेनिंग रीजन और कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल मीन्स हम ढूंढेंगे उसका रीजन, कारण क्या है, वहां पे उस तरह का माउंटेन क्यों बना, उस पर्टिकुलर जगह पे उस तरह का प्लेट्यू क्यों बना, उस पर्टिकुलर जगह पे उस तरह के पर्टिकुलर क्रॉप क्यों होते हैं। इस तरह के रीजन को ढूंढना, ये सब किसके अंदर आ जाता है? ज्योग्राफी के अंदर। सो एक्सप्लेनिंग व्हाई इन ज्योग्राफी मेक्स इट अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रू साइंस। जब तक हम व्हाई का आंसर नहीं देंगे तब तक ज्योग्राफी क्या है? एक तरीके का साइंस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, वो बस एक नॉर्मल नॉर्मल सोशल साइंस बन के, सोशल सब्जेक्ट बन के रह जाएगा, साइंस नहीं बन पाएगा, एज ए ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बन के रह जाता। इसीलिए वाई का आंसर जरूरी है देना, ताकि वो एक ट्रू साइंस का सब्जेक्ट बन सके। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? कोरोलॉजी बोलते हैं। डेट इज स्टडिंग
जैसे कि वाई राजस्थान इज एरिड, एनालाइजिंग क्लाइमेट। अब मान लो राजस्थान है, राजस्थान में डेजर्ट है, तो वो डेजर्ट वहां पे क्यों है, तो हम देखेंगे उसकी क्लाइमेट को पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी, वहां पे लैंड कैसा है, वहां पे पहाड़ कैसे हैं, या प्लेन्स है तो कैसे हैं, वहां पे एरिड क्लाइमेट क्यों है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बगल से नदी जा रही है कोई, या सागर जा रहा है कोई, तो हम समझेंगे उसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं है, यानी बहुत सारे हम रीजन निकालने की कोशिश करेंगे। हवाएं वहां पे चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, सूखी हवाएं चल रही है या गीली हवाएं चल रही है। हम इस तरह का जब रीजन आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी नेचुरल फिनोमिना का, तो वो रीजन आइडेंटिफाई करना उस ज्योग्राफी को, हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को क्या बना देता है, एक ट्रू साइंस का बना देता है, मीन्स एक साइंस का उसको नेचर प्रोवाइड करता है। आगे है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को और कैसे पढ़ा जाता है, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के रूप में पढ़ा जाता है। कैसे, अब जैसे इसको समझते हैं। सबसे पहला एक आता है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है स्पेशियल सिंथेसिस, जो कि ज्योग्राफी का क्या है, कोर है, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफी में ये स्पेशियल सिंथेसिस। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस और लोकेशन, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग पार्ट्स इनटू होल। सो स्पेशियल सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग डिफरेंट नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमिना अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई रिवर सिस्टम की बात करूं, कोई सेटलमेंट की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, तो वो एक रीजन में कैसे है, इसको बोलेंगे स्पेशियल सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, कंबाइनिंग डिफरेंट नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस। मतलब हमने क्या किया, हमने देखा कि सेटलमेंट मतलब कहीं पर क्या है, मेल आबादी ज़्यादा है, कहीं फीमेल आबादी ज़्यादा है, कहीं अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है। ट्रांसपोर्टेशन में कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा है, कहीं पे ऐसा क्यों है कि लोकोमोटिव्स व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, खेती बाड़ी ज़्यादा हो रही है, या सर्विस सेक्टर जैसी, या कम्युनिकेशन या टेलीफोन वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही है किसी एरिया में। तो इसको पूरा एक तरीके से समझ के पढ़ना, यानी लुकिंग एट हाउ क्लाइमेट जोन अफेक्ट क्रॉप पैटर्न। लाइक पूरे अगर इंडिया की बात करते हैं तो कैसे एक क्लाइमेट जो है वो पूरे क्रॉप पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, कि जब नॉर्थ में बारिश होती है, फिर साउथ में बारिश होती है, बारिश के बाद फिर उसके बाद कब गर्मी पड़ती है, कब सर्दी पड़ती है, उस हिसाब से कैसे रबी क्रॉप क्रॉप आता है, खरीफ क्रॉप हमारे यहाँ उपजाया जाता है। तो इसको एक पूरा समूचा एज अ होल इंटीग्रेटेड लेके पढ़ना। ये नहीं कि हम एक जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं। इंटीग्रेटेड एज अ होल, इसमें लिखा है ना कंबाइनिंग पार्ट्स इनटू होल। मीन्स हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हमने उसको इकट्ठा करके समझने की कोशिश की। अच्छा ये रीजन की वजह से उस जगह पे ऐसा हो रहा है, इस जगह पे ऐसा हो रहा है। डेट इज कंबाइनिंग पार्ट्स इनटू होल, जिसका आपको ये एग्जांपल दिया गया है। जैसे रिवर सिस्टम की बात करें तो कहीं पे पेरेनियल रिवर होती है, कहीं पे नहीं होती है, यानी ऐसी रिवर जिसमें थ्रू आउट द टाइम वाटर रहता है, कहीं पे नहीं रहता है। तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई ग्लेशियर से निकल के आ रही है, ग्लेशियर से हमेशा उसमें बर्फ से पिघल के पानी बन रहा है, तो उसमें पूरे टाइम पे पानी रहेगा। इसी तरह जब दूसरे रिवर की बात करेंगे जो मानसूनल रिवर होते हैं, मतलब मानसून होगा तभी उस नदी में पानी आएगी, अदरवाइज वो नदी ऑलमोस्ट सूखी सूखी सी मिलेगी। सो इस तरह की चीजें तो हम ओवरऑल लेके पढ़ेंगे इसमें पूरे सिस्टम को। अब है ये क्यों मैटर करता है। सो ज्योग्राफी फोकसेस ऑन वेयर थिंग्स आर लोकेटेड एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर इन स्पेस। मीन्स क्या है, इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं इस तरह की। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे व्हाट इज स्पेशियल सिंथेसिस एंड हाउ इट हेल्प्स। तो स्पेशल सिंथेसिस क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ पे हो गया, कंबाइनिंग डिफरेंट नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमिना अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस, यानी एज अ होल हमने अलग अलग जगहों पे देख लिया कहाँ पे क्या होता है, अब हम उसको इकट्ठा करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है सारा, ये क्यों इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बोलेंगे स्पेशियल सिंथेसिस।
अब इससे फायदा क्या मिलता है? सो ये प्लानिंग में हेल्प करता है, सिटीज को प्लान करने में, डिसास्टर मैनेजमेंट करने में, ट्रांसपोर्ट में, नेटवर्क में, इन सब में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे हम एग्जांपल से एक समझते हैं कि सपोज मान लो कि जैसे हम अगर अभी के टाइम पे मान करते बहुत ट्रैफिक जैम लगता है ना, हम देखेंगे दिल्ली में बहुत ट्रैफिक जैम लगता है, हम देखेंगे बैंगलोर में ट्रैफिक जैम लगता है, बट हम देखेंगे कि गांव में ट्रैफिक जैम नहीं लगता है। तो इसी तरह जब हम अलग अलग जगहों पे ऐसे स्टडी करेंगे ट्रैफिक जैम को, फिर उसको इकट्ठा सारे डेटा को एक जगह रख के फिर हम एक कंक्लूजन उससे हम ड्रॉ करेंगे कि अच्छा तो मेन मेन रीजन ये है ट्रैफिक जैम के, और फिर हम इस पे एक सॉल्यूशन लेके आएंगे कि ठीक है तो ट्रैफिक जाम ऐसे हटाया जा सकता है कि रोड के ऊपर रोड बनाएंगे तो शायद ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाए। सो इसी को तो हमने क्या की, प्लानिंग करनी शुरू की। पहले हमने स्टडी करी, एक ज्योग्राफिकल स्टडी करी ट्रैफिक जैम की थ्रू आउट इंडिया में, और फिर उससे हमें जो कंक्लूजन निकला, इंटीग्रेटेड स्टडी करके जो कंक्लूजन निकला उससे हमने क्या की, प्लानिंग करी कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए। आगे चलते हैं, टेम्पोरल सिंथेसिस। अब टेम्पोरल सिंथेसिस वैसे तो हिस्ट्री का पार्ट है, बट ये ज्योग्राफी में भी लिया जाता है। ज्योग्राफी में कैसे, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, मीन्स कालिक संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कनेक्टिंग डिफरेंट इवेंट्स और चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड कॉजेस। मीन्स एक पूरे टाइम को स्टडी करना कि कैसे हुआ है, यानी कि 1 लाख वर्ष ऐसा था, करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी ऐसी थी, आज पृथ्वी ऐसी है, नदी स्टार्टिंग में ऐसी थी, 500 साल बाद नदी ऐसी हो गई। इसको बोलते हैं टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कनेक्टिंग डिफरेंट इवेंट्स और चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द टाइम में पढ़ के। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, क्या क्या रीजन है, तो ये क्या बताता है, हम इसको टाइम फ्रेम में पढ़ते हैं कि करोड़ों साल पहले ऐसा था, करोड़ों साल पहले बिग बैंग हुआ, फिर पृथ्वी तरल थी, फिर पृथ्वी सूखी, फिर उसमें जलवायु बना। तो हम इसको टाइम फ्रेम में पढ़ रहे हैं, दैट इज टेम्पोरल सिंथेसिस। सो स्टडिंग हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज्ड सोसाइटीज ओवर सेंचुरीज, कैसे, अब फॉर एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति आई, उसने सोसाइटीज को पिछले कितने करीब 300-400 सालों में कैसे उसको प्रभावित किया। हाउ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज ओवर डिकेड्स इन अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, तो कैसे डिफॉरेस्टेशन यानी कि कैसे जंगलों का बहुत ज्यादा कटना जो है उसने अमेजन फॉरेस्ट की वहां की अपनी इकोलॉजी को प्रभावित किया। तो ये टाइम में हम पढ़ेंगे कि आज से 50 साल 100 साल पहले अमेजन फॉरेस्ट में इतने सारे जीव मिला करते थे, आज कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं या कुछ जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं कुछ, उसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, टाइम फ्रेम में, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पोरल एनालिसिस। नाउ व्हाई इट मैटर्स, अब ये कैसे हेल्प करता है, सो ये इवेंट्स को बताता है कि कैसे समय के अकॉर्डिंग चीजें जो हैं वो परिवर्तित हुई हैं, और हमें क्या बोलता है, कारणता देता है, अंडरस्टैंड कॉजेलिटी, प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बताता है कि क्या कारण रहा, कैसे चीजें आज यहाँ तक पहुंची, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुए और क्या क्या चेंजेस हुए। सो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, जैसे हाउ हिमालय प्रोटेक्ट इंडियन फ्रॉम इन्वेजन, दैट इज पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम ज्योग्राफी। तो जब मैं बात करता हूं कि यहाँ देखो हमारा टॉपिक क्या था कि इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, तो जो ये वाली बात थी टेम्पोरल, ये क्या कहाँ से आई, ये आई हिस्ट्री से निकल कर आई कि टाइम फ्रेम में चीजों को पढ़ा। जैसे हिस्ट्री में कैसे टाइम फ्रेम में पढ़ा जाता है कि भाई 1526 में मुगल आए, है ना, 1600 में ब्रिटिशर्स आए, ऐसे टाइम फ्रेम में पढ़ा जाता है। तो ये हिस्ट्री का अपना नेचर है टाइम फ्रेम में चीजों को पढ़ने का। तो ज्योग्राफी में भी हम इस तरह की टाइम फ्रेम कुछ की चीजों को पढ़ रहे हैं। सो क्या बेसिकली क्या है, हिस्ट्री के नेचर को हम ज्योग्राफी में भी यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्टडी बोलते हैं। तो जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक साथ लेके पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि कैसे, इसका एग्जांपल क्या है कि हिमालय कैसे आज यहाँ पे पहुंचा, है ना, और हिमालय जैसे आज बना तो हिमालय के बनने से कैसे इंडिया पे और भी ज्यादा इन्वेजन हो सकता था। वैसे बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं, लेकिन अगर हिमालय नहीं रहता तो और भी ज्यादा इन्वेजन होता। तो कैसे एक ज्योग्राफिकल फीचर ने हिस्ट्री में चेंजेस किया, अगर हिमालय नहीं होता तो जितने इन्वेजन हुए थे शायद उससे और 200-300 या उससे ज्यादा और हो सकते थे, है ना, या उससे और ज्यादा लंबे टाइम तक इंडिया को पे दूसरों का शासन हो सकता था।
सो इस वजह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर अगर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को रिलेट करें आपस में, तो क्या हम बताएंगे कि कैसे बाउंड्रीज एंड इलेक्शंस आर सेट बाय ज्योग्राफी। जैसे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निर्वाचन क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है। सो देयर इज अ ज्योग्राफी एंड देन देयर इज सम पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व इन इट। सो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कैसे दूसरे सब्जेक्ट की चीजें, दूसरे सब्जेक्ट का नेचर जो है वो ज्योग्राफी में कैसे मिक्स है, मिला हुआ है, इंक्लूडेड है। सो नाउ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के क्या क्या ब्रांचेस हैं। सो इसमें सबसे बड़ी चीज एक जो आती है वो आती है डुअलिज्म की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। डुअलिज्म क्या होता है? टू साइड्स और कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच इन स्टडिंग ए सब्जेक्ट। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आता है लैंड को पढ़ना, रिवर को पढ़ना, क्लाइमेट को पढ़ना, सॉइल को पढ़ना। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को पढ़ना, कल्चर को पढ़ना, इकोनॉमी को पढ़ना, सिटीज कैसे बने हैं इसको पढ़ना, माइग्रेशन कैसे हो रहा है, एक जगह से लोग दूसरे जगह जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। सो ये दो बहुत ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों ही ज्योग्राफी में एक साथ को एग्जिस्ट करती है, और हम दोनों को मिला के आपस में इंटरेक्शन भी इन दोनों का पढ़ते हैं। तो जब हम ये इंटरेक्शन में समझने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफी में, तो इसमें हम किस तरह के अप्रोच का यूज करते हैं, अब हमें ये समझना है। सो इसमें दो अप्रोच जो है वो ज्योग्राफी में काम आते हैं, एक है सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरा है रीजनल अप्रोच। अब इसको इससे समझते हैं। देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलता है? स्टडीज वन थीम अक्रॉस द ग्लोब। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलता है? एक थीम को पूरे ग्लोब में पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बात की माउंटेन की, या मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल क्या दे रहा है? वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब हो गया फॉरेस्ट कवर। सो अगर मैंने बात करी फॉरेस्ट की, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फॉरेस्ट जो है वो ऑल ओवर अर्थ पे डिवाइडेड है। ओके, इंडिया में कैसे डिवाइडेड है, अमेरिका में कैसे डिवाइडेड है, एशिया में कैसे फॉरेस्ट डिवाइडेड है, यूरोप में कैसे फॉरेस्ट डिवाइडेड है, मतलब ओवरऑल पढ़ना, जैसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्लोबली। रीजनल अप्रोच क्या बताता है? स्टडीज ऑल फीचर इन वन रीजन। जैसे राजस्थान में फॉरेस्ट कैसा है, या छोटा सा अगर बात करें इंडिया में फॉरेस्ट कैसा है, क्लाइमेट, इकोनॉमी, पीपल राजस्थान का कैसा है। सो ड्यूअलिज्म क्या बोलता है? टू मेजर फील्ड्स इन ज्योग्राफी। कौन कौन सा? फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। लैंडफॉर्म वर्सेस सेटलमेंट। ठीक है, सो इसका भी मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में डाल दिया था। मेन अभी जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिस्टमेटिक और रीजनल। तो बहुत ही सिंपल है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है जब हम किसी भी एक ज्योग्राफिकल फीचर को लेकर पूरे पृथ्वी पर उसका देखते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और क्यों है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे पूरे पृथ्वी पे फैला है, और फिर हम उसका जब रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी लोकलाइज्ड एरिया की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री में जब हम ओवरऑल देखते हैं कि वहां पर क्या चीजें चल रही है, तब हम इसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल का मतलब हो सकता है एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर स्टेट, या एक पर्टिकुलर कोई सा भी रीजन। बट सिस्टमेटिक में हमेशा ही बात कहाँ पे होगी? थ्रू आउट द ग्लोब की बात होगी, पूरे पृथ्वी पे चीजें कैसे चल रही है इसके रिगार्डिंग बात होगी। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी नहीं है क्योंकि सब ये टेबल में है, आपको टेबल से ही समझ आ जाएगा। सो अब जब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, अब ये सब है आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पार्ट आता है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट और सॉइल, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब वो लैंड फॉर्म्स को पढ़ना, माउंटेन और वैली को पढ़ना। क्लाइमेटोलॉजी नाम से पता चल रहा है, क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को पढ़ना। हाइड्रोलॉजी मीन्स वाटर बॉडीज, रिवर, ओशंस को पढ़ना। सॉइल ज्योग्राफी मीन्स सॉइल कैसे बना, कितने टाइप्स की होती है, उसमें फर्टिलिटी कैसी होती है, उनका रंग ऐसा कैसे है, ये सब आ जाता है सॉइल ज्योग्राफी के अंदर। जब ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि सोसाइटी और उनका कल्चरल पैटर्न कैसा है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज कैसी है, माइग्रेशन कैसी हो रही है। इकोनॉमिक में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ लगती है।
ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है, रेलवे का है, एयरवेज का है, वाटरवेज का है। हिस्टोरिकल में क्या पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी जगह जो है वो एक टाइम के साथ कैसे चेंज हुई है। पॉलिटिकल में क्या पढ़ेंगे, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग इलेक्शन क्षेत्र जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, या कैसे बॉर्डर्स, दो कंट्री के बॉर्डर्स कैसे बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, और उनके बनाने से कैसे रिसोर्सेज जो है वो आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिवाइडेड हो जाता है। सो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। बायोज्योग्राफी यानी कि जैव भूगोल इसको बोलते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या आता है, प्लांट ज्योग्राफी मीन्स प्लांट के बारे में पढ़ना, जू ज्योग्राफी मीन्स सारे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम मीन्स पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई फूड चेन है वो कैसे काम कर रहा है, फूड वेब जो है वो कैसे काम कर रहा है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मीन्स इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन जो अपनी नए नए टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें जो ला रहा है उससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, ये सब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है। सो अब आते हैं थोड़ा सा रीजनल अप्रोच को और समझते हैं। सो वापस आते हैं, क्या था, पहला था सिस्टमेटिक अप्रोच, अभी हम बात कर रहे थे सिस्टमेटिक, और दूसरा क्या बात कर रहे थे, रीजनल। सो सिस्टमेटिक अप्रोच में हमने क्या बात की कि ग्लोबली पूरी चीजों को पढ़ा जाता है, यानी पूरी पृथ्वी पे लेके पढ़ेंगे किसी भी चीज को, टॉपिक को उठा के। तो जब हम माउंटेन की बात करेंगे, वैली की बात करेंगे, है ना, क्लाइमेट की बात करेंगे, वाटर बॉडीज, तो हम पूरे पृथ्वी को लेके पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसे माउंटेन है, कहाँ पे कैसा वेदर है, कहाँ पे कैसा रिवर है, ओशंस है। इसी तरह सोसाइटी कहाँ पे कैसी है, पॉपुलेशन कहाँ पे कैसा है, ये सब ऐसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम पूरी पृथ्वी का इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, सिस्टमेटिक अप्रोच के पार्ट्स हो गए। रीजनल अप्रोच में कैसे आ सकते हैं, जैसे लोकल टू ग्लोबल रीजनल। अब उन्हीं सारी चीजें जो ऊपर बताई गई है अगर उसको बहुत ही कम क्षेत्र में पढ़ा जाए, इंडिया के रूप में, इंडिया के किसी स्टेट के रूप में पढ़ा जाए, एक छोटे से किसी दो तीन आपस में स्टेट को मिला के एक रीजन बना के पढ़ा जाए, डिफरेंसेस निकाला जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, रीजनल अप्रोच बोलेंगे। उन्हीं सारी टॉपिक्स को जो ऊपर सारी बताई गई थी अभी सिस्टमेटिक अप्रोच में। ठीक है। आगे चलते हैं कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स ज्योग्राफी में यूज किए जाते हैं। सो एक है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मीन्स मैप मेकिंग, हिंदी में मानचित्रण, मानचित्र बनाने की कला। क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब होता है डेटा और स्टैटिक्स को यूज करना, सब जगह से डेटा कलेक्ट करना, उसको फिर उस डेटा का एनालिसिस करना कि उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। फील्ड सर्वे, ऑब्जर्वेशन करना, जाके पहाड़ कैसे, मिट्टी कैसी, उनको देखना, पढ़ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना लेबोरेटरीज में, दीज आर फील्ड सर्वे। देन आते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये बहुत ही नया, अभी अभी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ये सब चीजें आई हैं हमारे आसपास। जैसे सैटेलाइट से इमेज कैप्चर हो जाते हैं, जीआईएस होता है, जीपीएस होता है जो गूगल मैप है आपका, आप लोग को जो रास्ता बताता है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब ज्योग्राफिकल स्टडीज पे आधारित होती है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी कहीं पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे क्या चीज है वो स्पेसिफिक करके बिल्कुल बताना, डेट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ओवरऑल देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्या बताएगा कि स्थल मंडल कैसा बना है, वायुमंडल कैसा बना है, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब कौन बताएगा हमें, फिजिकल ज्योग्राफी बताएगा। ये बताएगा कि कैसे ये जो एलिमेंट्स हैं ये ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ये भी बताएगा। कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट और प्लानिंग इनसे हो सकती है, क्योंकि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे क्या मिनरल पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिर आगे क्या है, क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी ज्योग्राफी से, कि सपोज कोई एक मिनरल जो है किसी एक स्टेट में अगर ज्यादा पाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाएगा, मिनरल को उस जगह से एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके उन जगहों पे भेजा जाएगा जहां पे वो मिनरल्स कम है, ताकि दूसरे जगह के लोग भी उन मिनरल्स को यूटिलाइज करके अपने आप को डेवलप कर सके। सो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी कैसे हेल्प करता है मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। एक बार से फटाफट पूरे टर्म का रिकैप कर लेते हैं। सो एरियल डिफरेंशिएशन क्या था, फिनोमिना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में देखना कि वहां पे फिनोमिना क्या कैसा हो रहा है, डेट इज एरियल डिफरेंशिएशन। स्पेशियल क्या था, रिलेटेड टू स्पेस और लोकेशन, यानी ओवरऑल पूरे स्पेस में देखना कि क्या वहां पे क्या वो जनरल टेंडेंसी निकाल के, यानी पूरे एक पूरे स्पेशल मीन्स क्या हो गया, पूरे एक ग्लोबली उस चीजों को देखना। ठीक है।
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है। सो ये चीज़ें क्लियर हैं। हिंदी में भी ये डेफिनेशंस यहाँ पर है, यहाँ पर ये इमेज है जो फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी को बताता है। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें। कोई टॉपिक जो बहुत डिटेल में आपको समझना हो, किसी दो वर्ड्स के बीच में अगर आपको डिफरेंस समझना हो, वो आप मेंशन करें। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ड्यूअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोनों की डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डेफिनेशन की बात आएगी आप दोनों को डेफिनेशन को हिंदी में वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और सक्सेस डेक को एक्सप्लोर करिए। यहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे सर्च करके आप जो भी यहाँ पे इसका कोर्स खरीदेगा उसको पर्सनली व्हाट्सएप पे इंग्लिश में हेल्प दी जाएगी इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज में। इसी तरह आप अगर CUET करना चाहते हैं तो CUET के पेपर्स भी हैं इसमें। CUET के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जो भी CUET के टेस्ट सीरीज लेगा उसको भी पर्सनल मेंटरशिप और पर्सनल हेल्प की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। आप यहाँ पे CUET जिसमें भी क्रैक करना चाहें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।